Hello people, I welcome you all on Lawputa's YouTube channel. Hope you all would be fine and doing great. So आज का हमारा टॉपिक है interpleader suit. Now this is a very interesting yet a very important topic in the civil procedure code. Now जब भी ये word interpleader suit आएगा, you will always have to remember that you have to go to section 88 read with order 35 of CPC. अब ये जो वर्ड इंटरप्लीडर सूट है ये ऑर्डिनरी सूट से डिफरेंट होता है बिकॉज ऑर्डिनरी सूट में देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ प्लेंटिफ एंड अ डिफेंडेंट बट इंटरप्लीडर सूट में जो रियल डिस्प्यूट होता है दैट इज बिटवीन द डिफेंडेंट्स ओनली एंड यहाँ पे प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड प्लेंटिफ कुड बी एनीवन ईदर द बैंक और सम अदर अथॉरिटी बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंटरप्लीडर सूट को फाइल करने का वो ये होता है कि कोर्ट्स जो भी क्लेम्स होते हैं ऑफ द राइवल डिफेंडेंट्स उनको एडजुडिकेट कर सके फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी के बीच में दो या अधिक नॉमिनी है और इंश्योरेंस पॉलिसी में ये क्लियर नहीं है कि पैसे किसे मिलने चाहिए तो इंश्योरेंस कंपनी इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकती है इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि पैसे किसे दिए जाएंगे अगर हम सिंपलर टर्म्स में बोले तो इंटरप्लीडर सूट एक लीगल केस है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर मनी और प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ न्यूट्रल पार्टी अच्छा इससे पहले कि कोई इंटरप्लीडर सूट को इंस्टीट्यूट किया जाए कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है अंडर सेक्शन 88 नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि किसी भी तरह का कोई डेट कोई सम ऑफ मनी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ईदर मूवेबल और इमूवेबल मस्ट बी इन डिस्प्यूट सेकेंड कंडीशन ये है कि एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें दो या उससे अधिक इंडिविजुअल्स और पार्टीज आर मेकिंग कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स टू द सेम मनी और प्रॉपर्टी यहाँ टू और वो पर्सन का रेफरेंस डिफेंडेंट से है फर्दर वो पर्सन जिसे डेट मनी या प्रॉपर्टी क्लेम किया जा रही है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट या स्टेक नहीं होना चाहिए उन डिस्प्यूटेड फंड्स या एसेट्स में other than covering any legitimate charges and cost associated with holding them और वो willing होना चाहिए prepared होना चाहिए कि वो hand over कर सके उन disputed funds और property को to the party who can prove they have the rightful claim to it. Next condition is कि कोई भी pending suit नहीं होना चाहिए between the plaintiff and the rival claimants. And the doctrine of res judicata will apply in all interpleader suits. Now एक केस था रॉबिन्सन वर्सेस जेंकिंस का जिसमें इस क्वेश्चन को आंसर किया गया कि आखिर कौन इंटरप्लीडर सूट को फाइल कर सकता है तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि हर वो पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन एनी डेट मनी और अदर प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल अपार्ट फ्रॉम दी चार्जेस ऑफ कॉस्ट एंड वो विलिंग है टू डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑफ फंड टू द राइटफुल क्लेमेंट ऐसा हर पर्सन सूट फाइल कर सकता है मोरओवर जगन्नाथ वर्सेस तुलका हीरा के केस में एक टेस्ट ले डाउन किया गया था ये पता करने के लिए कि क्या कोई सूट इन द नेचर ऑफ इंटरप्लीडर सूट है कि नहीं तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि ये डिसाइड करने के लिए द कोर्ट मस्ट हैव रिगार्ड टू ऑल द प्रेज इन द प्लेंट merely because एक plaintiff चाहता है कि defendants interplead करे with each other as regards one of the prayers in the plaint किसी भी सूट को interpleader सूट नहीं बना देता है Now let's discuss Order 35 Rules 1 to 6 जो कि procedure lay down करता है for interpleader suits. So rule 1 states about the plaint in an interpleader suit. Now obviously जब भी कोई plaintiff suit लाता है in a civil court तो उसको plaint submit करना पड़ता है और interpleader suit के केस में भी plaint is the same as you've studied earlier. But यहाँ पे कुछ additional statements को भी include करना पड़ता है. Number 1 is कि plaintiff किसी भी तरह का interest claim नहीं करता है over the subject matter of the dispute besides the charges and cost. So जो भी plaintiff है और जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का चाहे वो डेट हो गया सम ऑफ मनी हो गया या फिर गुड्स या फिर कोई भी अदर प्रॉपर्टी इधर मूवेबल और इमूवेबल उसके ऊपर प्लेंटिफ अपना कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं क्लेम कर रहा है ये चीज उसको मेंशन करनी होगी इन द प्लेंट व्हिच इज सबमिटेड इन द केस ऑफ इंटरप्लीडर सूट्स सेकेंडली जो भी क्लेम्स किए जा रहे हैं बाय द डिफेंडेंट्स दैट हैव टू बी मेड severally and not all together. And lastly, that there is no collision between the plaintiff and any of the defendants. Otherwise, it will be going biased against the other defendants if the plaintiff has colluded with any of the defendants. तो ये सारे statements mention होने चाहिए along with other particulars in every plaint which is being filed under an interpleader suit.
Next, rule 2 of order 35 talks about the payment of thing claimed into court. तो कोर्ट प्लेटिव को इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि वो डिस्प्यूटेड अमाउंट या फिर प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दे टू द कोर्ट फॉर द सेफ कीपिंग इफ इट्स कैपेबल ऑफ बीइंग गिवन एंड अकॉर्डिंग टू रूल 6 इन एक्सचेंज फॉर डिपॉजिटिंग द मनी और प्रॉपर्टी विद द कोर्ट the plaintiff is entitled to reimbursement for any expenses incurred during the legal process. Now we have is rule 3 which talks about the procedure where defendant is suing plaintiff. So the court in which suit against plaintiff is pending in respect of the subject matter of the interpleader suit and ये plaintiff कोई भी हो सकता है either bank or other authority. On being informed by the court और ये court वो court होगी जहां पर interpleader suit institute किया गया है. Stay the proceedings against him and cost so stayed will be added in the cost incurred in the interpleader suit. नेक्स्ट रूल 4 बात करता है प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग कि रोल मतलब यहाँ पे रोल ऑफ द प्लेंटिफ इज डन एट द फर्स्ट हियरिंग क्योंकि पहली सुनवाई में कोर्ट ये कह सकती है कि प्लेंटिफ को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, उसको उसके खर्चे दे दिए जाए और उसको सूट से बाहर निकाल दिया जाए, या अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस या कन्वीनियंस के लिए ऐसा रिक्वायर्ड है तो वो सभी पार्टीज को मुकदमे के अंत तक रख सकती है और अगर जरूरत हो तो कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि कोई इशू या फिर इश्यूज तैयार किए जाए और उनका फैसला किया जाए and that any claimant be made a plaintiff in lieu of or in addition to the original plaintiff. So rule 3 and 4 are very important rules of order 35. Next we have is rule 5 जो कि स्टेट करता है कि agents and tenants may not institute interpleader suits. अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक जहां एजेंट एंड टेनेंट्स सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एंड दूसरी जहां वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज द वर्ड यूज्ड ओवर देयर इज मे एंड नॉट कैन. इन दोनों ही सिचुएशंस को हम दो डिफरेंट बेसिक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में ए ने अपने एजेंट बी के पास एक बॉक्स ऑफ ज्वेल्स को डिपॉजिट किया बट सी कहता है कि ज्वेल्स को ए ने उससे गलत तरीके से हासिल किया है और बी से उनको वापस मांगता है. यहाँ पर बी ए और सी के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है लेकिन बी इंटरप्लीडर सूट ए और सी के बीच में नहीं चला सकता है क्योंकि यहाँ पर सी इज क्लेमिंग एडवर्सली टू ए. अब दूसरी सिचुएशन में ए ने एक बॉक्स ऑफ ज्वेल्स को अपने एजेंट बी के पास डिपॉजिट किया. He then writes to C for the purpose of making the jewels a security for debt due from himself to C. ए बाद में कहता है कि सी का कर्ज चुका दिया गया है लेकिन सी इसका उल्टा कहता है एंड दोनों ए और सी उस बॉक्स को बी से मांगते हैं. यहाँ पर बी ए और सी के खिलाफ एक इंटरप्लीडर सूट ला सकता है. इस सूट में बी कोर्ट से मांगता है कि वो डिसाइड करे कि ज्वेल्स किसका है, ए का या सी का, क्योंकि वो बीच में फंस गया है और बी न्यूट्रल पार्टी है जो उन ज्वेल्स को संभाल रहा है. So इस तरह से we can have two situations in the case of tenants and agents regarding interpleader suit. And जो भी decisions दिए जाएंगे under rule 3, 4 and 6 वो appealable होते हैं. So with this I have concluded my topic for today. Hope you would have liked and understood the topic. Thank you.